हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के सिलेबस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और अब तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन के पास इतना ही मैग्नीट्यूड का यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, किसी भी बॉडी में इक्वल अमाउंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। कहने का मतलब इक्वल अमाउंट्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसलिए एक ऑर्डिनरी मैटर जो है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाता है, तो इस कारण से वो बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन यदि कोई बॉडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन गेन करे तब वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस बॉडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बैलेंस नहीं रह जाता है। या तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन लूज करे तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज अधिक हो गया, इस कारण से जो है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाते हैं। ओके, इस कारण से वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, राइट। और ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण होता है। जब भी दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, इस तरीके से, जैसे ये दोनों मार्कर इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब किया जाए, तो हो सकता है किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए। ओके, जब हम लोग इस तरीके से रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ हीट जनरेट होता है। उस हीट को गेन करके इलेक्ट्रॉन्स जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, किसी भी बॉडी पर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज या प्रोटॉन पर के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है या प्रोटॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इसे हम लोग एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं और स्मॉल ई से इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी बॉडी पर चार्ज जो है वो होगा Q = NE। ओके, Q जो है नेट चार्ज हुआ, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E एलिमेंट्री चार्ज। ओके, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर होता है उसे हम लोग बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ओके, या यूँ कह सकते हैं किसी बॉडी ने जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो नंबर, या फिर किसी बॉडी ने जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो नंबर जो है N से डिनोट किया जा रहा है। ओके, चलिए, इसके बाद आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? आप लोग जानते हैं, क्वालिटेटिवली हमने कहा था फ्लोइंग चार्जेस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोइंग चार्जेस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और क्वांटिटेटिवली मतलब यदि इसका अमाउंट बताना हो तो हम लोग बोलते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आपको डिफिनीशन मिला था I = Q/T, जहाँ पर I करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है, राइट। यहाँ तक आपने पढ़ा था। इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम के बारे में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। ओके, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। वैसे क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए जो है हम लोग कुछ स्पेसिफाइड सिंबल्स का यूज करते हैं। तो सिंबल्स का यूज करके इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं उसे कहा जाता है सर्किट डायग्राम। ओके, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारे सामने सवाल ये है, व्हाट मेक्स चार्जेस टू फ्लो? किसी भी कंडक्टर में, किसी बल्ब में, किसी हीटर में या फैन में करंट फ्लो करता है जिस कारण से ये ऑपरेट होते हैं। बल्ब जलता है तो तब जब उसे करंट फ्लो करता है, फैन चलता है और घूमता है उसका मोटर, क्यों? जब उसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। हीटर हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, कब? जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, राइट।
तो किसी भी कंडक्टर में, बल्ब में करंट हमें कब मिलता है, ये हमारे लिए सवाल है। बस आप लोग जानते हैं बैटरी से कनेक्ट करने पर, राइट। बल्ब कब ग्लो करता है, जब उसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो हमारे सामने सवाल यही है, बैटरी से कनेक्ट होने पर कंडक्टर में ऐसा क्या चेंज आता है जिस कारण से उसमें चार्जेस फ्लो करने लगते हैं। व्हाट मेक्स चार्जेस टू फ्लो। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले ये अज्यूम कीजिए कि एक कंडक्टर को जो है एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। ओके, एक कंडक्टर और इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पर 3 सेल के कॉम्बिनेशन से एक बैटरी बनाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कंडक्टर है, ये सिलिंड्रिकल शेप का मैंने कंडक्टर बनाया है, और इस कंडक्टर के एंड्स को जो है, एक एंड को जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी क्या है, बैटरी आपने कुछ इस तरह का पेंसिल सेल आप लोगों ने देखा है जो कि घड़ी में यूज किया जाता है। कुछ इस तरह का पेंसिल सेल आपने देखा हुआ है। ये पेंसिल सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल is a device which converts its chemical energy into electricity. इलेक्ट्रिसिटी या उसी को आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल एक तरह का डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक सेल में कुछ केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल्स के बीच होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, और उन रेडॉक्स रिएक्शन के कारण इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस सेल के अंदर केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स के बीच होता है केमिकल रिएक्शन। और किस तरह का केमिकल रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। आप लोग पढ़े हुए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, राइट? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से भी साथ साथ हो तो उन्हें हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो सेल में जो केमिकल्स हैं उनमें होता है रेडॉक्स रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के कारण इसके एक टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्जेज इकट्ठा हो जाते हैं और इसके दूसरे टर्मिनल पर नेगेटिव चार्जेज इकट्ठा हो जाते हैं।
ओके, और ये हमेशा इस स्टेट को मेंटेन रखता है। आप यदि इसके पॉजिटिव टर्मिनल को न्यूट्रलाइज करेंगे तो सेल अपनी केमिकल एनर्जी का यूज करके फिर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा कर देगा। सपोज आप किसी तरीके से, जैसे कि ये टर्मिनल जो है पॉजिटिवली चार्ज और आप इसे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो क्लियर है कि ये न्यूट्रलाइज होगा। यदि आप इसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे यानी इसे निगेटिव चार्ज देंगे, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज। अब यदि आप पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आप उसे नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, और यदि आप नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन बैटरी के अंदर, सेल के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होने देता है। सेल के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन जो है हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक पार्टिकुलर अमाउंट में मेंटेन रखता है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकुलर अमाउंट में मेंटेन रखता है। ओके, अब इस सेल को जो है, इस सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी कह रहे हैं और इसे जो है कंडक्टर से कनेक्ट किया गया है। अब जब कंडक्टर से इसे हम कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये कंडक्टर के इस एंड से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। कंडक्टर के इस एंड से, जो लेफ्ट एंड है, इससे ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींचता है। कौन? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, बैटरी क्या है? सेल्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, ये जो सेल है इसी को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर 3 सेल का कॉम्बिनेशन है। ओके, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4 या फिर 2 भी ले सकते हैं। ओके, तो इससे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। अब यदि ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये टर्मिनल, तो इसके पास क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये टर्मिनल जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड से, कंडक्टर के इस एंड से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचता है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल न्यूट्रलाइज होगा कुछ हद तक। ओके, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज जो है कैंसिल आउट करेगा। लेकिन इस सेल के अंदर, बैटरी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस जो है ऐसा नहीं होने देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है जो कि कंडक्टर से विड्रॉ किया गया, उस इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन के थ्रू भेज देते हैं नेगेटिव टर्मिनल पर। ओके, तो क्या हुआ? बैटरी ने विड्रॉ किया इलेक्ट्रॉन यहाँ ताकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल न्यूट्रलाइज हो सके, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस सेल के अंदर, बैटरी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे। और चूंकि नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है और इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स जो है धक्का खा करके पहुंच जाता है इस टर्मिनल पर, कंडक्टर के इस एंड तक। कंडक्टर के इस एंड पर चूंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए हैं इसलिए यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन। अब कंडक्टर का ये एंड पॉजिटिवली चार्ज है और ये एंड जो है नेगेटिवली चार्ज है। कंडक्टर्स के अंदर पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग पढ़े हुए हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स के अंदर पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इसे रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना शुरू करते हैं। राइट एंड से लेफ्ट एंड की ओर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना शुरू करते हैं। ओके, तो बैटरी के हेल्प से हमने क्या किया? कंडक्टर के इस एंड पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा कर दिया, पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन यहाँ करवाया और इस एंड पर नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन कराया। ओके, जिस कारण से कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करने लगते हैं। तो बैटरी ने कुछ ऐसा किया जिससे
इसमें चार्जेज जो है मूव करने लगते हैं और इस कारण से इस कंडक्टर में हमें करंट मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, राइट। तो ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। इस बात का आपको बोध हो गया कि एक्चुअली इसमें मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये फ्लो करता है। लेकिन आप लोग जानते हैं हमें फिजिक्स में सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे बात नहीं करनी, हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पर भी बात करनी है, ओके। कितना पोटेंशियल, ये जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ इसके कारण यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, आखिर कौन सा ऐसा फैक्टर है, उस फैक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कौन सा फैक्टर है जो कि चार्जेस को मूव करा रहा है, ओके। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, किसी भी बॉडी को यदि आप मूव कराना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरे हाथ पर ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं आगे की ओर मूव कराना चाहता हूँ, तो इस पर हम फोर्स लगाएंगे इस तरीके से, और फोर्स लगाने के लिए इसे टच करना पड़ता है, राइट। लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव चार्ज टच नहीं कर रहा है, दूर से ही रिपेल कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज दूर से ही अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा ही होता है चार्जेस के केस में। जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है प्लस Q1, और यहाँ पर एक दूसरा पार्टिकल है प्लस Q2 जो कि नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये पार्टिकल इस पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, जाओ उधर, Q1 जो है Q2 को धक्का दे रहा है, उधर जाओ, राइट। तो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम F21 से डिनोट करेंगे, पढ़ेंगे फोर्स ऑन चार्ज टू Q2 ड्यू टू Q1, ओके। और उसी तरीके से ये Q2 भी Q1 को रिपेल कर रहा है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F12 से। लेकिन क्या Q1 Q2 को टच करता है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या Q2 Q1 को टच करता है? बिल्कुल नहीं। दोनों दूर से ही एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ओके। दोनों के बीच बिना कांटेक्ट के ही फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से देखिए, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल Q3 और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है Q4। अब Q3 Q4 को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, इधर आ जाओ, फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू 3। वैसे ये नोमेनक्लेचर आपको मतलब नहीं है, ठीक है। और Q4 जो है Q3 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। क्या Q3 और Q4 एक दूसरे को टच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इन दोनों के बीच फोर्स है, ओके, म्यूचुअल अट्रैक्शन का, लेकिन इनके बीच किसी तरह का कांटेक्ट नहीं। विदाउट कांटेक्ट कैसे फोर्स लग रहा है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए फराडे ने दिया था फील्ड फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। इसे हम लोग समझेंगे फील्ड फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट के हेल्प से। अकॉर्डिंग टू फील्ड फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट, हर एक चार्ज्ड बॉडी जो है, जैसे ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये चार्ज जो है ये अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये फील्ड कहाँ तक फैला होता है? ये फील्ड इन्फिनिटी तक फैला होता है। इन्फिनिटी से मेरा क्या मतलब है? इन्फिनिटी से मेरा क्या मतलब? समझिए, कोई फाइनाइट डिस्टेंस मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फील्ड कहाँ तक फैला है ये डिफाइंड नहीं है। जैसे मैं यहाँ से बता देता हूँ, ओके। सपोज ये एक चार्ज बॉडी है और एक दूसरा चार्ज बॉडी है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इन दोनों को थोड़ा दूर करते हैं, अभी भी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और दूर करते हैं, अभी भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और अब और दूर करते हैं। ये बॉर्डर लाइन था, इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहा है। तो ये डिस्टेंस जो है इनके लिए इन्फिनिटी कहा जाएगा,
इन दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस इन्फिनिटी कहा जाएगा। अब इस डिस्टेंस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। डिस्टेंस को आप लोग एक अंदाजा से जो है इसको मेजर कर लीजिए, ओके। अब एक छोटा चार्ज पार्टिकल लेते हैं, ये एक चार्ज पार्टिकल है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, थोड़ा दूर किए, अभी भी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और दूर किए, अभी भी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और दूर किए, अब नहीं। तो अब बॉर्डर लाइन ये रहा, तो इन दोनों के बीच ये जो सेपरेशन है पहले वाले से कम है ना, ओके। तो होता क्या है, इन्फिनिटी मतलब जहाँ तक दो चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस जो है, मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक फोर्स लग रहा है वो इन्फिनिटी है। और ये वेल डिफाइंड नहीं है, अलग अलग चार्ज पेयर के लिए अलग अलग होगा ये, ओके। आपने देखा दो बड़े बड़े चार्ज पेयर थे तो इनके लिए ये डिस्टेंस ज़्यादा मिला था, और जब एक छोटा एक बड़ा चार्ज पेयर था तो उनके लिए ये डिस्टेंस कम मिला था, ओके। तो एक्चुअली ये फील्ड, इसका फील्ड कहाँ तक फैला है ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसी तरीके से इसका फील्ड कहाँ तक फैला है ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, ओके। तो हम लोग मान लेते हैं ये फील्ड जो है इन्फिनिटी तक फैला है, ओके। मतलब इस चार्ज के कारण फील्ड है हर जगह, इन्फिनिटी तक। अब यदि छोटा चार्ज होगा तो वो नजदीक, ज्यादा नजदीक लाने पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और बड़ा चार्ज होगा तो वो कुछ दूर से ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक्चुअली ये छोटा चार्ज भी दूर से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन वो फोर्स काफी कम होता है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, परसीव नहीं कर पाते हैं, ओके। लेकिन वही एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जो इसके पास ला रहा है वो दूर से ही ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, ओके। तो यह है इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। तो याद रखेंगे आप लोग, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है अपने चारों तरफ, अपने चारों बगल जो है एक रीजन क्रिएट करता है जिसे हम लोग फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और ये फील्ड इन्फिनिटी तक फैला होता है। अब इस फील्ड में ये जो चार्ज पार्टिकल इसने फील्ड क्रिएट किया, और इसमें इस पार्टिकल को मैं नाम दे देता हूँ सोर्स चार्ज। इस पार्टिकल को मैं नाम दे देता हूँ सोर्स चार्ज, और इसने यहाँ क्रिएट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फील्ड में यदि मैं एक छोटा सा चार्ज ला करके रखता हूं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक छोटा सा चार्ज मैंने ला करके रखा, इसे हम बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। इसका नाम हमने रख दिया टेस्ट चार्ज। तो इस चार्ज को जब यहां रखा जाएगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब रखा जाएगा तो ही नहीं, जब इसे हम लोग इन्फिनिटी से उठा करके इस पॉइंट तक ला रहे होंगे तो भी ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। किसके कारण? इसके कारण। क्या इसे टच कर रहा है? जी नहीं। तो फिर फोर्स कैसे लग रहा है? एक्चुअली ये चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये फील्ड इस पर फोर्स लगाता है। ओके, ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो फील्ड जो है इस पर फोर्स लगाता है। सर ऐसा भी तो है कि ये चार्ज भी तो इस पर फोर्स लगाता है। हाँ बिल्कुल, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, ये दूसरा चार्ज म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल रिपल्सन सही है यहाँ पे। ओके, तो यदि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाता है तो ये टेस्ट चार्ज भी सोर्स चार्ज पर फोर्स लगाता होगा। हाँ, तो टेस्ट चार्ज भी तो फील्ड क्रिएट करता होगा। हाँ बिल्कुल, ये टेस्ट चार्ज भी फील्ड क्रिएट करता है, और चूंकि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के फील्ड में है इसलिए इस पर फोर्स लगता है। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका फील्ड इसके फील्ड पर फोर्स लगाता है? जवाब है नहीं। ओके, आप ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे समझेंगे। फील्ड फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट को इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। सोर्स चार्ज का फील्ड टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाता है। ओके, और टेस्ट चार्ज का फील्ड सोर्स चार्ज पर फोर्स लगाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि इसका फील्ड इसके फील्ड पर फोर्स लगाता है और इसका फील्ड इसके फील्ड पर फोर्स लगाता है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सोर्स चार्ज का फील्ड टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है और टेस्ट चार्ज का फील्ड सोर्स चार्ज पे फोर्स लगाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, अब देखिए, अब यदि एक सोर्स चार्ज है, सपोज ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है
और ये अपने चारों तरफ जो है एक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी तक ये फील्ड। ओके, इन्फिनिटी पर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, इन्फिनिटी पर टेस्ट चार्ज पर इस सोर्स चार्ज के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब इस टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ से उठा करके किसी पॉइंट तक लाते हैं। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए तक इस टेस्ट चार्ज को लाते हैं। क्लियर है? ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव ही है, तो क्लियर है कि ये रिपेल करेगा। सपोज बीच में हम कहीं एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये रास्ता हो गया जिससे खिलाया जा रहा है। इस पॉइंट पे देखिए ये टेस्ट चार्ज है, ये रिपेल कर रहा होगा, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, रिपल्सन का। किसके कारण? सोर्स चार्ज के कारण। सोर्स चार्ज को प्लस क्यू से डिनोट कर देते हैं। ओके, सोर्स चार्ज के कारण इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और हम धीरे धीरे करके इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाना चाहते हैं। स्लोली कहने का मतलब क्या? विदाउट एक्सेलरेशन। स्लोली कहने का मतलब विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, तो जब एक्सेलरेशन 0 हो तब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? आप लोग जानते हैं F = ma। एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 तब होगा यदि मैं इस टेस्ट चार्ज पर एक ऐसा फोर्स लगाऊं जो इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करे। ओके, सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को आप Fe से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, Fe से इसे डिनोट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है, इसे आप Fe से डिनोट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे करके जो है लाया जा रहा है पॉइंट ए तक। ठीक है, तो धीरे धीरे लाने का मतलब विदाउट एक्सेलरेशन लाना। विदाउट एक्सेलरेशन लाने का मतलब नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए। ओके, और नेट फोर्स 0 तब होगा जब आप Fe को बैलेंस करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल एजेंट हूँ। ओके, यहाँ पर एक और एजेंट कौन है? सोर्स चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा है। ओके, सोर्स चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो भी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो एक एजेंट तो हो गया सोर्स चार्ज का फील्ड, और दूसरा एजेंट मैं। ठीक है, जिसे बोला जाएगा एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट जो है इस पर फोर्स लगा रहा है, और इतना फोर्स लगा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस किया जा सके। ओके, एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया, इन्फिनिटी से उठा करके पॉइंट ए तक इस चार्ज पार्टिकल को लाया, फोर्स भी लगा, और इस चार्ज पार्टिकल के पास, टेस्ट चार्ज के पास कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो क्लियर है, एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ वर्क किया। एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो देखिए, तो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसी डायरेक्शन में। यदि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो इसे हम लोग पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल एजेंट ने पॉजिटिव वर्क किया है। ओके, एक्सटर्नल एजेंट ने पॉजिटिव वर्क किया है। जितना वर्क किया, इस वर्क को हम मान लेते हैं WA। इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, इसे हम लोग बोलते हैं WA। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया गया। टेस्ट चार्ज को कहाँ लाया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? इस सोर्स चार्ज के कारण। तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज को धक्का दे रहा था, रिपेल कर रहा था, दूर कर रहा था, और एक्सटर्नल एजेंट ने उसे धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, यानी कि यहाँ नजदीक लाया। क्लियर? तो कुछ वर्क किया गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं वो वर्क साउंड के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में,
डिसिपेट नहीं होता है, वो बर्बाद नहीं होता, मतलब कि साउंड या हीट वगैरह इस तरह के एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि वो एनर्जी स्टोर हो जाता है। और स्टोर्ड एनर्जी को आप लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये देखिए, यहाँ मार्कर है, आपको दिख रहा हूँ यहाँ मार्कर। इस मार्कर को मैं यहाँ से ऊपर उठाता हूँ, ओके। तो इस मार्कर को ऊपर उठाने में मैंने वर्क किया किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। यहाँ भी हम लोग फील्ड फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अर्थ है अट्रैक्ट कर रही है हर एक बॉडी को अपने सेंटर की ओर। क्या अर्थ और बॉडी के बीच कांटेक्ट जरूरी है? जवाब है नहीं। तो फिर कैसे अट्रैक्ट करती है? क्योंकि अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड है। अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। उठाने में हमने वर्क किया, ये वर्क स्टोर हो गया, ओके। इस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण अब इस मार्कर के पास, ठीक है, इस सिस्टम के पास है एनर्जी। और चूंकि इस सिस्टम के पास एनर्जी है, इसलिए जब इसे छोड़ा जाएगा, फ्री किया जाएगा, तब ये वर्क करेगा। वर्क करेगा यानी ये देखिए, इस पर फोर्स लगा ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड, और इसमें डिस्प्लेसमेंट दिखा नीचे की ओर, वर्क हुआ ना। तो ये वर्क किस कारण से हुआ? पोटेंशियल एनर्जी के कारण। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोल रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया जाए तो भी वो वर्क स्टोर हो जाता है, और उस वर्क को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए तक इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे कहा जाएगा उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज Q को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसे कहा जाएगा चार्ज Q का, टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए यदि हम Q टेस्ट चार्ज Q के बजाय हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें, यानी कि +1 कूलम का चार्ज लें, उसे लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो बात पे डिपेंड करेगा। पहला क्या? इस सोर्स चार्ज ने जो फील्ड यहाँ क्रिएट किया है उस फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरा क्या? टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। यहां मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। पहला क्या? पहला फील्ड पर, फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना, उस पर। और दूसरा क्या? दूसरा चार्ज पर, आप कितना चार्ज को ला रहे हैं, है ना। यदि आप Q चार्ज को ला रहे हैं तो वर्क डन कुछ और, आप 2Q चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन कुछ और होगा, आप 10Q चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन कुछ और होगा, राइट। लेकिन यदि मैं चार्ज को एक कांस्टेंट बना दूं, इस चार्ज को मैं एक कांस्टेंट बना दूं, तब ये तो फिक्स हो गया, चार्ज को मैंने फिक्स कर दिया। अब चार्ज फिक्स हो गया तो चार्ज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डिपेंडेंसी है नहीं, राइट। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा? फील्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, ओके। किसी पॉइंट पे फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है इस बात पर डिपेंड करेगा, क्योंकि चार्ज को तो हमने फिक्स कर दिया, चार्ज पर डिपेंडेंसी हम चेक कर ही नहीं रहे हैं, ओके। तो कितना अमाउंट चेक फिक्स किए हैं चार्ज के लिए, वो हमने फिक्स किया है +1 कूलम, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे कहा जाएगा पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, जिसे मैं VA से डिनोट कर रहा हूं, इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, ओके। वर्क डन कितना था? WA। किसके लिए? Q चार्ज के लिए। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना रहा होगा? WA/Q, राइट।
यदि Q चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में वर्क करना पड़ा W, तो 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा होगा, इस वर्क में डिवाइड कर देते हैं चार्ज, राइट। कोई दिक्कत इसमें? तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए एक्चुअली ये भी पोटेंशियल एनर्जी ही है, ये भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन चार्ज तो हमने फिक्स कर दिया 1 कूलम, राइट। तो इसलिए ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये सिर्फ बता रहा है किसका, फील्ड का स्ट्रेंथ बता रहा है, ओके। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट का यदि हम लोग पोटेंशियल पता करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है, ओके। उसी तरीके से यदि इस यूनिट पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को यदि लाया जाए पॉइंट बी तक और यहां तक लाने में वर्क करना पड़ा WB, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल हो जाएगा WB/Q, ओके। WB पोटेंशियल एनर्जी है किसका, इस टेस्ट चार्ज का, कहां पर, पॉइंट बी पर, राइट। लेकिन यदि आप WB में Q से डिवाइड कर देते हैं तो ये किसके लिए हो गया, 1 कूलम चार्ज के लिए, चार्ज फिक्स हो गया। और तब ये बताएगा क्या, सिर्फ फील्ड का स्ट्रेंथ, ओके। अब उसकी चार्ज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, अब वो बताएगा फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ, पॉइंट बी पर। तो इसे हम लोग कहेंगे VB = W/B/Q को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस पे आइए। सपोज पॉइंट A और पॉइंट B के पोटेंशियल डिफरेंस को मैं VAB से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये हुआ VA - VB, ठीक है। पॉइंट A और पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल है VA और यहाँ पोटेंशियल है VB, उनका डिफरेंस मैं देख रहा हूँ। VA के लिए आप लिखेंगे WA/Q और DB के लिए आप लिखेंगे WB/Q, 1/Q दोनों में कॉमन, WA - WB। ये क्या है, WA - WB? देखिए इन्फिनिटी से A तक लाने में WA वर्क करना पड़ा और इन्फिनिटी से B तक लाने में WB वर्क करना पड़ा। तो अब बाकी जो बचा है पॉइंट B से A तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्लियर है, WA - WB, ओके। तो देखिए तो यहाँ पे आपको क्या मिला, VAB = WA - WB/Q। और WA - WB क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, ओके। तो WA - WB क्या है, पॉइंट B से पॉइंट A तक चार्ज को ले जाने में किया गया, ओके। और उसमें हमने चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो ये किसके लिए निकल गया, 1 कूलम के चार्ज के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, राइट। और जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए ये मिल जाए तो इसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 point to the another point is called electric potential difference. ओके, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम लोग कहेंगे उन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब यहाँ इस कंडक्टर में वापस आइए। यहाँ पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन है, तो यहाँ पर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पर सोर्स चार्ज निगेटिव है। ये भी फील्ड क्रिएट करा, ये भी फील्ड क्रिएट करा, तो यहाँ बीच वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ बीच वाले रीजन में कंडक्टर में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ का पोटेंशियल कुछ और है और यहाँ का पोटेंशियल कुछ और है। यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस।
यहाँ का पोटेंशियल क्या है सर और यहाँ का पोटेंशियल क्या है? तो देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिलेगा और एक नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव मिलेगा। जस्टिफाई कर देता हूँ मैं। देखिए, ये सोर्स चार्ज जब पॉजिटिव था तो जब टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव है उसे आप ला रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था और आपको फोर्स लगाना पड़ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इसी डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव था और वर्क डन पॉजिटिव था इसलिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव था। अब देखिएगा, अब यहां पर यदि सोर्स चार्ज निगेटिव हो, सोर्स चार्ज निगेटिव है और एक टेस्ट चार्ज को लाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि डिफिनीशन ही कुछ ऐसा है, ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के हेल्प से ही टेस्ट करते हैं। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। ओके, चलिए, तो टेस्ट चार्ज हम ला रहे हैं। अब देखिए, तो इसे धीरे धीरे लाना है और ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज है सोर्स चार्ज। ओके, नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा और यदि ये अट्रैक्ट करेगा तो ये एक्सेलरेशन के साथ खींच जाएगा। एक्सेलरेशन के साथ न खींचे, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसे एक्सेलरेशन ना मिले इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अपोजिट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी यही हो रहा है इसी डायरेक्शन में। हम लोग धीरे धीरे इंफिनिटी से करके ला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी पॉइंट तक सोर्स चार्ज के फील्ड में। ओके, लेकिन फोर्स कहाँ लगा रहा है? फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। जस्ट लाइक कुआं में बाल्टी उतारते हैं ना, तो कुआं में बाल्टी को धीरे धीरे उतारा जाए, छोड़ा नहीं जाए। छोड़ देने पर तो वो झटके के साथ नीचे जाएगा। उसके पास अपना एक्सेलरेशन होगा कितना? जी के इक्वल 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, राइट। तो एक्सेलरेशन के साथ नहीं उतारना, आप बाल्टी को धीरे धीरे कुआं में उतारना चाहते हैं तो आप फोर्स ऊपर क्यों लगाएंगे? क्योंकि ग्रेविटी के कारण फोर्स नीचे लग रहा है और ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए आप फोर्स ऊपर लगाएंगे और धीरे धीरे उसे छोड़ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। वर्क कैसा किया? नेगेटिव। उसी तरीके से एक्सटर्नल एजेंट ने यहाँ फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, वर्क डन नेगेटिव। और यदि वर्क डन नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव, राइट। तो एक पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव है और यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव है। पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो पॉजिटिव है क्लियर है कि वो हायर वैल्यू पे है और जो नेगेटिव है वो लोअर वैल्यू पे है। तो ये वाला पॉइंट आ गया हाई पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल, और ये पॉइंट आ गया लो पोटेंशियल पे। क्लियर है? कंडक्टर के इन दोनों पॉइंट के बीच है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो मैथमेटिकली हम लोग ये कहेंगे कि जब बैटरी से, इससे पहले मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया कि हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सारा मैंने समझा दिया आपको। ओके, लेकिन अब हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे बात करना था। इसके लिए हमने डिफाइन किया है एक नया फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसके टर्म में हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि जब बैटरी से कनेक्ट करता है तो बैटरी प्रोवाइड करता है इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्जेस फ्लो करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल? चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ये सारे हैं और इनका मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यानी नेगेटिव चार्जेस का मूवमेंट लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। और वही पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट वो भी चेक कर लेते हैं। यदि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होता, वैसे मेटेलिक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता है, लेकिन सपोज आप मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसे रिपेल करता, ये एंड इसे रिपेल करता और ये एंड इसे अट्रैक्ट करता। तो क्या समझ में आया आपको? इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। तो याद रखेंगे पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा और एक नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा।
चार्जेज कब फ्लो करते हैं, किसी भी कंडक्टर में आपको करंट कब मिलेगा, चार्ज फ्लो कब करेंगे, जब उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो। और उस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता है, वो करता है एक इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से मैं इसका डेफिनेशन दे दूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? सपोज इन दोनों पॉइंट के बीच, कंडक्टर के इन दोनों एंड्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो अब जो है इस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन करने से पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट भी इंट्रोड्यूस कर दूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के ही एसआई यूनिट सेम है, क्या है, वोल्ट, VOLT। ओके, यहाँ पे स्मॉल v मैंने लिखा है और इसे डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल V से। ओके, अब देखिए 1 वोल्ट होगा कितना, किसके इक्वल, तो यहाँ देखिए ये इसका यूनिट 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो अब क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ओके, 1 वोल्ट का डिफिनीशन क्या होना चाहिए इस तरीके से, तो यदि दो पॉइंट के बीच 1 कूलम चार्ज को ले जाने में आपको 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो इसका मतलब हुआ कि उन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। फिर से मैं समझाता हूँ। सपोज ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। पॉइंट बी से 1 कूलम के चार्ज को, ओके, प्लस 1 कूलम के चार्ज को आप पॉइंट ए तक लाते हैं और इसमें आपको वर्क करना पड़ता है 1 जूल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। ओके, ये है 1 वोल्ट का डिफिनीशन। ओके, इफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम one point to another point is 1 joule, then potential difference between the 2 points is 1 volt. Okay, अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्क डन इन मूविंग प्लस 50 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इज 2000 जूल। पॉइंट बी से पॉइंट ए तक 50 कूलम चार्ज को ले जाया जा रहा है और इसमें वर्क करना पड़ा कितना, 2000 जूल। ओके, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। 50 कूलम के चार्ज को लाने में 2000 जूल वर्क करना पड़ा, तो 1 कूलम के चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 50 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हुआ 2000 जूल अपॉन 50 कूलम। ओके, क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको मिलेगा 40 जूल पर कूलम और जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ओके, तो आपको मिल गया 40 वोल्ट। ओके, तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पूछा जा रहा है नेक्स्ट, इफ द पॉइंट बी इज एट 10 वोल्ट पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। यदि पॉइंट बी 10 वोल्ट पोटेंशियल पर है तो पॉइंट ए कितना पोटेंशियल पर रहा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस VAB का मतलब क्या हुआ, VA माइनस VB, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस VAB का मतलब है VA माइनस VB और ये है 40 वोल्ट। इसमें से पॉइंट बी जो है वो कितना पोटेंशियल पर है, 10 वोल्ट पे है। तो पॉइंट ए कितना पोटेंशियल पे होना चाहिए, आप इसे RHS में भेजिए, 40 प्लस 10 कितना मिली आपको, 50 वोल्ट, राइट। एनी प्रॉब्लम? तो ये था आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
सवाल क्या था आज का? व्हाट मेक्स चार्जेस टू फ्लो? जवाब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, कंडक्टर में, बल्ब में चार्ज कब फ्लो करेंगे? जब हम उस बल्ब को या कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस दें। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए किसी डिवाइस का नाम बताइए। कौन सा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकता है? एक इलेक्ट्रिक सेल। ओके, एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस कारण से उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है, दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, और इन दोनों पॉइंट के बीच जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस सेल को मेंटेन करना है, बैटरी को एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए ही बैटरी को वर्क करना पड़ता है। और बैटरी चूंकि अपना वर्क कर रहा है तो वो अपना केमिकल एनर्जी लूज कर रहा होगा, और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो समझिए कि अल्टीमेटली वो बैटरी एक समय क्या होगा, अपना टोटल केमिकल एनर्जी लॉस कर चुका होगा, और उस केस में बैटरी डेड हो जाया करता है। ओके, हाँ, कुछ रिचार्जेबल बैटरीज भी होते हैं जिनको फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके उनमें केमिकल एनर्जी फिर से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिचार्ज करना। ओके, बैटरी को चार्ज करना। ओके, तो वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन बैटरी क्या होता है, उनका केमिकल एनर्जी लॉस होता है। इसलिए आप देखते हैं घड़ी में आपको बैटरी चेंज करना पड़ता है जब वो रुक जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि उसका केमिकल एनर्जी लॉस हो रहा है। क्या बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बल्ब है, ये बैटरी, इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और इधर सप्लाई करता है। तो कहाँ? बैटरी से ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकला और बल्ब को मिल गया। यदि ऐसा होता तो बल्ब निगेटिवली चार्ज हो जाता और बैटरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। यदि ऐसा होता कि बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। बस बैटरी इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है इस सर्किट में, इस तरीके से। ओके, और मूव कराने के लिए उसे वर्क करना पड़ रहा है। ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है और ना ही इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बस इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे मूव कराया जा रहा है एक क्लोज सर्किट में। और क्लोज सर्किट में मूव कराने के लिए, जैसे देखिए ये मार्कर है, ये मार्कर मैं आपको दे देता हूँ, फिर मैं वापस ले लेता हूँ, तो बस ये सर्कुलेट कराया जा रहा है। क्या मेरा मार्कर लॉस हो गया? मैंने मार्कर लॉस कर दिया? है मेरे पास। ऐसा करने में मेरा एनर्जी जाया हो रहा है, मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है। ओके, तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट कराने में जो है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट कराने में बैटरी को वर्क करना पड़ता है, उसका एनर्जी खत्म होता है, यानी केमिकल एनर्जी खत्म होता है। ओके, और इसलिए बैटरी जो है अल्टीमेटली डेड हो जाया करता है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो आज की क्लास में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ न्यूमेरिकल्स जो है मैं आप लोगों को सेंड कर दिया करूँगा। ओके, आप लोग सॉल्व करके उसके बाद दिखाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बताएं।